जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग ये मध्यकालीन भारत यानी कि घटना चक्र का जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर बुक आया है उसका पहला पार्ट हम लोग के प्राचीन भारत के इतिहास को कवर कर चुके हैं और यह दूसरा पार्ट रहने वाला है, यानी कि हिस्ट्री का यह दूसरा पार्ट होने वाला है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण उसे यानी कि कुरान खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया? तो गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास से प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। वह कहाँ से शासन करता था? तो वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात यानी कि जून 1206 ईस्वी में कराया था। कब कराया था? तो जून 1206 ईस्वी में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। उसने केवल मलिक और सिपाहसालार की पदवियों यानी कि उपाधि से अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन और मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियमपूर्वक 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो अभी हम लोग व्याख्या में पढ़े लोग कि वह लाहौर से शासन करता था, तो उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है। और इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मस्जिद को सिर्फ 2.5 दिन में ही बनवाया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी कि लाखों में दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता से प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। कुरान खां भी थी। ऐबक को दिल्ली साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्रे मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि ताजुल मासिर किसकी रचना है, तो हसन निजामी की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद कहाँ है? तो अजमेर में। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। उसने क्या किया था? तो कार्य प्रारंभ किया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यानी कि जो कुतुब मीनार था उसका कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और उसको पूरा किसने करवाया था? तो अंतिम दौर में उसे इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। यानी कि कुतुब मीनार का अंतिम रूप किसकी देन है? तो इल्तुतमिश की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। किसे प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गौर के मोहम्मद शाम यानी कि मोहम्मद गौरी ने इसे मोहम्मद शाम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191
1191 ईस्वी में हांसी अख्ता या इक्ता यानी कि प्रांत प्रदान किया। 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का पूरा नाम क्या था? तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से लेकर 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। बंगाल का शासक के कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी किसकी पुस्तक है? तो मिनहाजुद्दीन सिराज की। बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तो किसकी पुस्तक से प्राप्त होता है? तो तबकाते नासरी से बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तबकाते नासरी से। और यह किसकी पुस्तक है? तो मिनहाजुल सिराज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। किसने किया था इसका विध्वंस? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विहार यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्ने बख्तियार खिलजी था। इब्ने बख्तियार खिलजी वास्तविक संस्थापक था। इब्ने बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था तो इल्तुतमिश जो है इसका जो साम्राज्य था वह दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था तो किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि राजत्व उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? यानी कि यह कथन है और यह कथन पूछा है कि यह कथन किसका देना है, यानी कि यह कथन किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी का कथन है। किसका कथन है? जियाउद्दीन बर्नी का यह कथन है। बलबन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी यह कहता है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। ध्यातव्य है कि बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था। यह किस वंश का एक शासक था? तो बलबन यह गुलाम वंश का एक शासक था। उसने रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई थी। किसकी नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एकीकरण, ये भी कथन है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था जो कि विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो बाबर के बारे में यह लिखा है। किसके बारे में यह कथन कहा जा रहा है? तो बाबर के बारे में यह कथन कहा जा रहा है।
आरपी त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। किस साम्राज्य? तो विश्व साम्राज्य, यानी कि वह विश्व साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? ये पूछ रहा है यहाँ पे भी, ये भी कथन है और यह कथन पूछ रहा है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो वह कथन किसका है? तो ए.एल. श्रीवास्तव। यह कथन किसका है? ए.एल. श्रीवास्तव का कथन है। ए.एल. श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियाबत एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? थी? तो बलबन ने। किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। सुल्तान का पद यानी कि पहला विशेषता क्या था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। और दूसरा विशेषता क्या था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान का क्या होना? निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन के दौरान किया था। तुगरिल खान ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल के अमीन खान की नियुक्ति के विरुद्ध में हुआ था। किसके विरुद्ध में हुआ था? तो अमीन खान की नियुक्ति के विरुद्ध में हुआ था। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खां भाग गया। अगला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कथन कहा गया है। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन के राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमिनीन यानी कि यामीन उल खिलाफत नासरी और अमीर उल मुमिनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का
पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा था। किसके वर्ग से? उलेमा वर्गों के, यानी कि मौलवियों के प्रभाव से मुक्त रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो अगला इसका व्याख्या देखते हैं लोग कि विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी बलबन। मुहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिनके स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी, यानी कि मुबारक खिलजी ने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान यह प्रस्ताव दिए थे। किसने प्रस्ताव दिया था? तो शेर खान ने, यानी कि शेरशाह ने प्रस्ताव दिया था। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही वह 10 लाख दिनार का वार्षिक की श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। किस विजय से? चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। रानी पद्मिनी की पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। पद्मिनी या पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक के मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलुचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी में अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन की राजस्व लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशनें आदि या वक्फ
धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि, वक्फ का मतलब क्या होता है, धर्मार्थ यानी कि धर्मों के लिए प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि इसी के नाम पे रखा गया अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने पांच बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हक ए सर्व किससे संबंधित है? तो यह सिंचाई कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिंचाई कर से संबंधित है। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे वे अपनी पैदावार का 1/10 भाग, कितना भाग? 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? तो दारुल सफा जो था वह एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दिलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक किससे सुल्तान के दरबार में गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 कितना? 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग यानी कि दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय इनका कार्यकाल 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा था। कि शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन या मतलाए साइन भी कहा जाता है इसे या मजमे उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था तैमूर के आक्रमण के बाद। तैमूर के आक्रमण यानी कि 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर तैमूर के आक्रमण का हुआ था 1398 ईस्वी।
ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खान के सूबेदार खिजर खान ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? तो वह लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश से सैयद वंश की नींव डाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी, यानी कि आगरा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। 17 जुलाई 1489 को निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। जो निजाम खान था वह सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गज सिकंदरी है वह किससे संबंधित है? तो नाप से संबंधित है, यानी कि यह नाप का पैमाना है। गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। सिकंदर लोदी जो था वह किस वाद्य यंत्र को सुनने का बहुत शौकीन था? तो शहनाई को बहुत सुनने का उसे बहुत शौक था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सिकंदर लोदी था उसकी कविताओं का नाम क्या था? तो गुलरुखी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इससे राज्य की राजधानी हम्पी थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के उससे पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो वह कौन सा शासक था? तो हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा छीन लिया था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, बुक्का का पुत्र कौन था? तो हरिहर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1377 ईस्वी से लेकर 1407 ईस्वी तक रहा था। हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव यानी कि विरूपाक्ष का उपासक था। वह किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 36 नंबर, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुल्ली कुतुब शाह के साथ कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुल्ली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुल्ली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल एवं गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदी आदि
आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसकी मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथासंभव, जैसे कि भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था, यानी कि भूमि का सर्वेक्षण भी किया जाता था, और उपज का 1/6, ये इंपॉर्टेंट है, 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। जो ये शिष्ट था, यह क्या था? तो यानी कि यह भूमि कर से संबंधित था। शिष्ट केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 या अथमन कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? तो अस्थवन या अथमन कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका अवशेष हम्पी में मिलता है। कहाँ पे? हम्पी में। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है, यानी कि हम्पी कहाँ पे है? तो वर्तमान में अभी कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी में। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। जो दीवाने अर्ज विभाग था, किससे संबंधित था? तो यह रक्षा विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने आरिज तथा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज अभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग में महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फे गंगा भट्ट, इन्हें गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन था। कौन था? अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान या हसन गंगू, इसका शासनकाल 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक रहा था। 1347 से लेकर 1358 ईस्वी तक नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो गुलबर्गा को, तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया, जैसे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। प्रत्येक प्रांत यानी कि चारों प्रांत एक के शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह मराठा भूराजस्व प्रथा से मराठा भूराजस्व प्रथा थी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भूराजस्व प्रथा से। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी।
निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से भूमि पर लगने वाले कर थे। तो इसमें से खराज भूमि पर लगने वाला कर था, उस्र भी भूमि पर लगने वाला कर था, और जो मुक्तई था ये भी भूमि पर लगने वाला कर था, और जो खुम्स था, खुम्स भूमि पर नहीं लगता था। खराज, उस्र और मुक्तई, खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। यह कैसा धन था? तो यह लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया, यानी कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो गड़े हुए खजाने थे उसमें से वो अपना यानी कि 1% हिस्सा नहीं लेता था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी यानी कि 50% राजस्व के रूप में दावा किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूराजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% कितना प्रतिशत? उसने उपज का 50% भूराजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पहले बलबन और इल्तुतमिश ने भूराजस्व उपज की 1/3 यानी कि 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन खिलजी के भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना भूमि पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा ने अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी सही माना, यानी कि बी और सी दोनों सही है, लेकिन जो बीपीएससी है वो आंसर को क्या माना है? तो सी माना है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिनका कालक्रम देखा जाए तो 1182 ईस्वी से लेकर 1262 ईस्वी तक था, बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे। धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इनमें से यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं लोग कौन था? इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। जो इस्लाम शाह था वो किसका पुत्र था? तो शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553, उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा ने इसे प्रश्न का उत्तर ई माना है। क्या माना है? ई माना है। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। किससे था? राज्य कानून से। जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। किससे था? राज्य कानून से। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सिक्के टांका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? यानी कि टांका, संसगनी और जीतल किन धातु के बने थे? तो जो टांका था चांदी का था, संसगनी भी चांदी का था और जो जीतल था यह तांबा का था। जीतल किस धातु का था? तांबा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदी और तांबा, यानी कि ए नंबर। सल्तनत काल में टांका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए। टांका और जीतल किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे? तो इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किए गए थे। संसगनी भी चांदी का सिक्का था। टांका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का होता था, यानी कि एक टांका कितने बराबर होता था? तो 48 जीतल के बराबर होता था।
भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से। कब से हुआ? 12वीं शताब्दी से। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। यह भारत में कागज का क्या है? सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाजुस सिराज थे। तबकाते नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाजुस सिराज थे। तबकाते नासिरी का लेखक मिनहाजुस सिराज था। कौन था? मिनहाजुस सिराज था, जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। यह ग्रंथ कितने अध्यायों में विभाजित है? तो यह ग्रंथ 23 अध्यायों में विभाजित है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। रॉबर्टी ने तबकाते नासिरी का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो अंग्रेजी में किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, समान विशेषता के बारे में देखते हैं लोग, क्या था कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर की अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखी जिसे यानी कि उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं में उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे। किस भाषा में देते थे? तो क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे, ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुने और समझ सकें। इसी कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो यह 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। यानी कि मोहम्मद गौरी कब पराजित हुआ था? तो 1178 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो गुजरात के चालुक्यों द्वारा। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवाड़ चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। कौन था? मूलराज द्वितीय था। उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा। साथ में उसकी माता नायका देवी थी। माउंट आबू पर्वत, किस पर्वत पर? माउंट आबू पर्वत के पास काशहद के मैदान में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, यह टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था। यानी कि यह सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ये कथन सत्य है। उसके बाद दूसरा देखते हैं लोग कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीता था और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का द्वितीय युद्ध या टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध अप्रैल 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। मुकद्दम या चौधरी का पद किसके लिए? गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुक्त या मुकद्दम या चौधरी या खुक्त नामक शब्द गांव के सरपंच किसके लिए? गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। तबकाते अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? यानी कि
तबकाते अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। तबकाते अकबरी की रचना निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगलकालीन इतिहास को जानने में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेवराय ने की थी। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? तो 1509 से 1529 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था। कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे? तो तुलु वंश के शासक थे। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेवराय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिले में स्थित है। नागलपुरम कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में कहाँ पे? तो तिरुपति जिले में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र थी। और वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत की संपूर्ण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। किसे जाता है? मलिक काफूर को जाता है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो यात्रा वृत्तांत था, इसे रिहला के नाम से जाना जाता है। रिहला भी इसे कहा जाता है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था, जो मुहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला या रिहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मुहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी द्वार जो है वह जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। यानी कि निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों, कितने सुल्तानों का शासन देखा है? तो 7 सुल्तानों का शासन देखा, जो कि एक के बाद एक के सतासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के पीर यजीद से अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है, तो वे अजोधन चले गए। कहाँ चले गए? अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। 12 मासा किसकी रचना थी? तो यह रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि ये जो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, ये सब किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और 12 मासा भी उन्हीं की रचना है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो जो उसकी
सैन्य कुशलता, उसका मुख्य कारण क्या था, तो उसकी सैन्य कुशलता था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभवशून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी, इसे क्या कहते हैं, तो इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा, यह किताब किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो यह 1532 में किया था चुनार दुर्ग पर। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, तो हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी कि दिनपरा में 1565 से 72 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास यह ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः यानी कि चारों तरफ एक बाग की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने। इसकी रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने की थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में, या किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा था, उसके बाद चौसा के बाद कनौज और अंतिम युद्ध सरहिंद का युद्ध लड़ा था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। पहला देवरा, दूसरा चौसा, तीसरा कनौज, चौथा सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। किस विद्रोह को, अफगान विद्रोहियों को। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती यानी कि मला भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां या शेरशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कनौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी।
बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां या शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545, कालिंजर युद्ध कब हुआ था? तो 1545 में। कालिंजर युद्ध के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आशफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा महाराणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खानसूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। किसे है? अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खान को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद खां को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के काल में। उस समय जब यह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय शासन कौन कर रहा था? तो अकबर शासन कर रहा था। दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह यानी कि अकबर था। इस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। और अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी।
आईने अकबरी अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। जो आईने अकबरी है अकबरनामा का तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक के वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसे नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से लेकर 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा ड्यूरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावत शैली का प्रयोग किया गया है। इसे मकबरे में पित्रा ड्यूरा शैली का भी प्रयोग किया गया है। पर्चिनकारी या पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना इससे संबंधित है। पच्चीकारी या पर्चिनकारी पित्रा ड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्रा ड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। इसका अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। कितनी प्रणालियां अपनाई थी? तो 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहली प्रणाली थी नस्क या मुक्ताई, अथवा इसे कनकूत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कनकूत। उसके बाद दूसरा है नगदी अथवा जब्ती, तथा तीसरा है गल्ला बख्शी या बंटाई 3 प्रकार की होती थी। बंटाई कितने प्रकार की होती थी? तो 3 प्रकार की होती थी। पहला खेत बंटाई, दूसरा लंक बटाई एवं तीसरा क्या है? रास बटाई। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ये भी क्वेश्चन यानी कि डाउटफुल है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्ताने अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। किसके शासनकाल से शुरू हुआ था? तो हुमायूं के काल में शुरू हुआ था और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अबुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। इसमें कितने चित्र हैं? तो 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा, इनका पूरा नाम मोहम्मद साहब के चाचा, यानी कि पूरा नाम नहीं है, मोहम्मद साहब के चाचा कौन थे? तो अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। अतः ए और सी दोनों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में होता है। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से हुआ था? पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहली विशेषता क्या थी? व्यक्ति विशेष का चित्रण, दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा।
अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार थे। कौन थे अकबर के समय? तो दसवंत थे। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग, मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग या स्वर्णकाल कहा जाता है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, यानी कि अकबर के यह काल में रहते थे। किसके काल में? अकबर के। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के नाम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं, जिसमें से दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, शानवल और हरिवंश आदि थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख्य, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों को अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की उपज थी। अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भूराजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमले तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त अकबर के समय कानकूत तथा आईने दहसाला जैसी अन्य भूराजस्व प्रणालियां भी प्रचलित थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो यह कथन किसका है? विलियम फिंच का है। किसका है? विलियम फिंच का। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष से लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के समान ही धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि दो अस्पाइयों सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इस प्रथा को जहांगीर ने शुरू की थी। किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा क्या होता था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे। कितने? दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। क्या थी? कंधार इन दोनों के बीच झगड़े की जड़ थी। कंधार या कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी कब 1638 ईस्वी में की थी तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 9 साल में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिण द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ए.एल. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जे.एन. सरकार और बी.ए. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं है। एस.आर. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। सर्वोपरि एक उत्साही कैसा मुसलमान था? तो सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज्य सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक के मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों यानी कि दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी कि दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। अगला क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब क्या था? तो यह एक लोक आचरण अधिकारी होता था। मुहस्सिब क्या होता था? तो लोक आचरण अधिकारी होता था। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। क्या नाम रखा गया? तो शैतानपुरी रखा गया था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। किसे इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से यह इंगित करता है। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, ऐसी भूमि थी और उस भूमि को दान में दिया जाता था विद्वानों और धार्मिक लोगों को।
मुक्ति अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। कौन करता था? सद्र करता था। तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन्हें अनुदानों का दुरुपयोग ना होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मुहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मुहम्मद शाह रंगीला। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशरफिया, 1 करोड़ रुपये का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते तायूस यानी कि मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से लेकर 1860 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गवर था। इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गवर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1760 से लेकर 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ की राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन होता था? तो यह एक मुख्य न्यायाधीश होता था। जो काजी होता था वह मुख्य न्यायाधीश होता था मुगल प्रशासन में। मुख्य काजी या काजी उल कुजात यह प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्की का देश तुर्किस्तान था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपुण्य किलोखरी या किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो यह युद्ध चौसा में लड़ा गया था। कहाँ पे? चौसा में। चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है
अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 में अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ था। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्य अभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय क्या रखा? तो शाह आलम द्वितीय रखा। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि 1761 तथा बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो दरिया साहब। किसने किया था? तो दरिया साहब ने किया था। संत दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी। ये बिहार के रहने वाले थे। सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी के सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो बलबन ने भारत में नौरोज की शुरुआत की थी। और जो नौरोज है किस धर्म का त्यौहार है? तो यह फारसी लोगों का त्यौहार है। गियासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक था, गियासुद्दीन बलबन ने भारत में ईरानी त्यौहार नौरोज को मनाने की प्रथा आरंभ की। नौरोज ईरानी नववर्ष है जिसे पारसी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत की, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। इससे संप्रदाय का उदाहरण के रूप में हम लोग देखें तो अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यही नाथपंथी संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के हैं? तो यानी कि योगी और नाथपंथी संप्रदाय के हैं। नाथपंथी मध्यकाल में धार्मिक व्यक्तियों का समूह था। नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए इन्होंने योगासन, श्वास व्यायाम व ध्यान जैसी विद्याओं के माध्यम से ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग की वकालत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक ईश्वरदास सागर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? ईश्वरदास सागर के द्वारा। फुतुहात आलमगीरी पुस्तक ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति में औरंगजेब के शासनकाल यानी कि 1698 तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है, जिसे आंशिक रूढ़िवादी, संप्रदायवादी और यहाँ तक कि जन विरोधी के रूप में पेश किया गया है। ध्यातव्य है कि फुतुहात आलमगीरी सम्राट को या तो इस्लाम का समर्थक या हिंदू धर्म के उत्पीड़क के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा ना तो शिवाजी के साथ संघर्ष और ना ही जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि के सामने रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ था? तो इसमें पहला कथन है उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था, नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ था, ये भी कथन गलत है। ये तीसरा कथन देखते हैं लोग कि प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी कथन सत्य है, यानी कि 3 और 4 कथन सत्य है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में भारत में सैन्य उद्देश्यों के लिए बारूद का उपयोग होने लगा था और यहाँ तक कि तोपखाने को भी उसके प्रारंभिक रूप में जाना जाता था। बाबर का भारत में पहला वास्तविक अभियान
1519 ईस्वी में हुआ जब उसने भेड़ा या भेड़ा पर कब्जा कर लिया। भारतीय ललित कला में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा योगदान सच्चे गुंबदों और मेहराबों सहित इस्लामी वास्तुकला विशेषताओं की शुरुआत और वास्तुकला की भारतीय और इस्लामी शैलियों का एकीकरण था। तिमुरिड राजवंश से एक सुन्नी मुस्लिम राजवंश था। तिमुरिड राजवंश के सदस्य फारसी संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे, अर्थात फारस और मध्य एशिया में तिमुरिड साम्राज्य 1370 से लेकर 1507 ईस्वी तक शासन किए थे और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो जो सूरत का बंदरगाह था उसे मक्का का द्वार कहा जाता था। मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थयात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के मुख्य केंद्रों में से एक है। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है क्योंकि कई तीर्थयात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते हैं। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाले सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो सन 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसे राक्षसी तड़ंगनी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सन 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था? तो तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक के दो ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चला गया था? तो अकबर के द्वारा। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है। यह किस पे आधारित थी? तो सर्वेश्वरवाद पर आधारित थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। कौन था इसका प्रधान पुरोहित? अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था।